राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो दाना उठा भुजाएं उठाओ और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए, राजस्थान में राम के राज्य की स्थापना के लिए संकल्प करो और पूरी ताकत के साथ में बोलो भारत माता की। गजेंद्र सिंह ने किए रावण कहा है, आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो गया रावण जी? वो रावण कहे या वो कुछ भी कहे, मुझे उसमें एतराज नहीं है। मैं हर उनकी बात को वेलकम कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ हो रही है कि 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग जो बेचारे बर्बाद हो गए हैं, किसी का 25 लाख, किसी का 50 लाख, 1 करोड़ रुपए डूब गए हैं, 5 लाख वाले तो पता नहीं कितने होंगे। उनके पैसे का क्या होगा, उसका हिसाब वो दे। उनको जमानत करवानी पड़ी हाई कोर्ट से, क्यों करवानी पड़ी उनको? वो मुलजिम में इसलिए करवानी पड़ी। नाटक किया गया कि मैं मुलजिम हूँ ही नहीं, वो झूठे साबित हो गए। क्यों गए हाई कोर्ट के अंदर? क्यों सीबीआई की मांग कर रहे हैं वो? क्योंकि इतना बड़ा कांड है ये। इस तरह से थी 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़ेबंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था और लगभग दोनों समय सुबह और शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए। उनके जाने के 1 घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहाँ से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुँचा। चूँकि कूकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फ़ोन आए कि आप अभी तक पहुँचे नहीं। मैं तुरंत जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप्ड पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था और इस पेन ड्राइव में ये सारी चीज़ें थी। पेन ड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेन ड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेन ड्राइव को लेके तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफ़र किया और लैपटॉप से मैंने ऑडियो क्लिप्स को अपने फ़ोन में लिया और उस फ़ोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ही ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज़ हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं,
क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा, हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट जी। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहाँ किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। तो आप सभी को याद होगा कि 3 विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही करवाई थी। आप सभी लोगों को आमंत्रित किया, रात को 2-2:30 बजे परेशान किया, आप सब लोग वहाँ आए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आई। अब इसकी एक बानगी आपको सुनवाना चाहता हूँ, सभी लोग उसको सुनिएगा एक बार। सुना आपने? मैंने तुम्हें जो दिया था वो यूज किया ना। पेन ड्राइव को मैं सुनिएगा। जी सर, अपन ने तो यूज तो किया, जो मैं तुम्हें दिया था वो यूज किया ना। हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर तो यूज करने के लिए उसको मैंने पेन ड्राइव पर डाला यूज। पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे लिया था। लैपटॉप तेरे खुद का है? हाँ ठीक है, अपने आप ही है सर। शेवार का लैपटॉप था तुम्हारा था? नहीं, शेवार का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। लैपटॉप से नहीं सर, फोन से, क्योंकि फोन पे डायरेक्ट पेन ड्राइव से आ नहीं सकता था ना सर। अच्छा ठीक है, फिर लैपटॉप लिया? हाँ, लैपटॉप ले लिया। फोन पे? फोन पे लिया, ठीक है। तो लैपटॉप ले लिया तो वो ड्राइवर का वो फिर बाकी वो तो सब डैमेज कर दिया। वो पिछली बार अपनी बात हुई थी ना। हाँ, वो पक्का क्या? हाँ, उसको पूरा उस डिवाइस को ही मैंने डैमेज कर दिया था। 200% सर, पूरा। अच्छा, मुझसे पूछा गया कि वो फोन डैमेज कर दिया ना। हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया था। जी ठीक है। और वो जो लैपटॉप इसमें तुमने डाला था लैपटॉप पे, हाँ, वो भी किसी को दे दो, उसको किसी को। हाँ, उसको भी दे देता हूँ सर। हाँ, बाकी उसमें से उसकी हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट कर दी थी ना। नहीं, चिकन में ना डिलीट हो जाती है ना। हाँ, डिलीट हो जाती है जी। कोई
कॉपी किया वो मालूम पड़ सकता है, अगर उसको चेक करें कि ये कॉपी किया था या आया था, तो कॉपी है। हाँ अच्छा ठीक है, बात करें। जी जी साहब जी। सुना आप लोगों ने कि उनको वायरल करने के बाद भी खबर नहीं आई, तब तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 बार व्हाट्सएप कॉल करके ये पूछा कि अभी तक न्यूज़ में चला क्यों नहीं। मैंने कहा साहब अभी भेजा है, थोड़ा सा समय लगेगा। और जैसे ही वो खबर आई तब मुझे पता लगा कि इन ऑडियो क्लिप्स में है क्या, अन्यथा मुझे ये तक पता नहीं था कि इसमें क्या है, ऑडियो क्लिप्स किस चीज़ से संबंधित हैं। मुझे डायरेक्शन दिए गए और मैंने उनकी पालना की। ये आपने अभी एक इस ऑडियो में भी सुना कि मुख्यमंत्री जी किस तरह से मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपने वही काम में लिया जो मैंने भेजा था। मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने वो हैंडसेट तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना, जिससे आपने सारे मीडिया के साथियों को वो क्लिप्स भेजी थी। मैंने कहा वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझसे मेरा वो हैंडसेट डिस्ट्रॉय करवाया। लैपटॉप इसलिए बच गया क्योंकि इसका सीधा इन्वॉल्वमेंट कहीं शो नहीं हो रहा था। मुझे ये कहा कि इसे किसी अन्य राज्य में भेज दो, आपने जिस क्लिप में सुना अभी, या इसे मेरे पास भिजवा दो, मैं आपको नया लैपटॉप दे दूंगा। साहब लैपटॉप की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, लैपटॉप काफ़ी है हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इससे बड़ा सबूत किसे चाहिए? 3 ऑडियो क्लिप्स थी, उनमें जो वार्तालाप थी वो स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पता किसकी थी किसकी नहीं थी। मुझे ये पेपर दिया गया जिसमें ये लिखा हुआ था कि गजेंद्र सिंह शेखावत बात कर रहे हैं बाकी के लोगों के साथ। ये पेपर, ये पेन ड्राइव और ये जो भी आपने ऑडियो क्लिप सुनी, इससे पूरी तरह से आपको ये पता लग गया होगा कि ये पूरी की पूरी जो कहानी थी वो कहाँ से शुरू हुई, किसने की और किसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए मुझे काम में लिया। मैं अपने जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु जिनको मैं मानता था, बहुत ही साफ दिल के इंसान थे। साफ दिल के इसलिए कि मुझे हर बार कहा करते थे कि तू मेरी तरह सबको काम में लिया कर। मुझे आज ये पता लग गया कि मैं कैसे काम में आ गया। बस एक यही चीज़ मैं नहीं सीख पाया कि तू मेरी तरह सबको काम में लिया कर। तो ये मेरी कमजोरी रही कि मैं इतने बड़े गुण को नहीं सीख पाया। अब एक और बात बताता हूँ आपको कि जब ये सारी बातें हो गई, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपने फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर दिया ना, और मैंने हाँ भर लिया। लेकिन मुझे लगता है उनके दिल में कहीं ना कहीं इस बात का वहम था या डर था कि शायद उसने उस मोबाइल फ़ोन को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। तो 26 नवंबर 2021 को इसी ऑफिस में जिसमें आप लोग बैठे हैं, मेरे इस ऑफिस में एसओजी की रेड पड़वाई उस व्यक्ति ने जिसके लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। मैंने किस तरह से बर्दाश्त किया होगा कि मेरे कार्यालय में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए काम करता है, उसके कार्यालय में एसओजी की रेड, या बाहर पुलिस की गाड़ियां, एसओजी की टीम और मेरे पूरे ऑफिस को खंगाल लिया। जब उन्हें वो मोबाइल डिवाइस नहीं मिला तब जाके तसल्ली हुई कि हाँ, वो डिवाइस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनकी सच्चाई कि वो किस तरह अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों को उपयोग में लेते हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग में लेते हैं और बाद में कैसे उनसे किनारा कर लेते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, जिस तरह से मुझे शुरुआत में कहा जाता था कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आप चिंता मत करो, तो उसके बाद क्यों बदल गए? क्यों उन्होंने इसके बारे में बातचीत करना बंद कर दिया? क्यों मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया? क्यों कभी भी इस केस को लेकर कोई चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि सरकार बच गई थी। जिनको मुख्यमंत्री रहना था वो मुख्यमंत्री रहे, जिनको मंत्री बने रहना था वो मंत्री बने रहे, और कार्यकाल पूरा हुआ। तो जब कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद कोई आवश्यकता ही नहीं बची कि अब इसके बारे में बात भी की जाए।
तो मैं कहां जाऊंगा भाई, जिसके ऊपर इतना बड़ा केस लगा हुआ कि 2000 मार्च 2021 में दिल्ली में मेरे ऊपर जो केस दर्ज हुआ, पिछले 3 साल से लगातार मैं उसे झेल रहा हूं और मेरा परिवार उसे झेल रहा है। क्या बीतती होगी उन लोगों पर जब मैं सुबह 8 बजे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में घुसता हूं और रात को 8 बजे निकलता हूं, मेरी कोई खैर खबर किसी को नहीं होती, ये तक पता नहीं होता कि मैं वहां किस स्थिति में हूं, क्या कर रहा हूं, मैं सकुशल हूं या नहीं हूं। तो इन सब चीजों की वजह से आज मजबूर होकर मुझे ये खुलासा करना पड़ रहा है कि ये कृत्य और ये काम मैंने नहीं किया। मैंने शुरू से आप सभी लोगों को ये कहा कि इस रिकॉर्डिंग में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, इंटरसेप्शन उन्होंने करवाया और वो इंटरसेप्टेड क्लिप्स को इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे दिया और मुझसे आप लोगों तक पहुंचवाया और उसके बाद पूरे प्रदेश की जनता को ये जताने का प्रयास किया कि मेरी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है और वो उस प्रयास में सफल भी हुए। आप सबके सामने है, कार्यकाल पूरा कर लिया, इससे बड़ी सफलता और क्या हो। उस कार्यकाल को पूरा करने के बाद भी जो उस समय में और घटनाएं हुई, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। इसी दौरान जब क्राइसिस चल रहा था तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि तमाम ऐसे लोग, विधायक जो सचिन पायलट जी के साथ थे, उन सभी के फोन सर्विलांस पे थे। कुछ इनके अपने लोग भी जो इनकी बाड़ेबंदी में थे, उन तक के लोगों को भी फोन्स को सर्विलांस पे रखा हुआ था। फिर जैसे जैसे ये बात उठती थी कि भाई आज लोकेश को क्राइम ब्रांच ने बुलाया है, तो क्या करें, अब गजेंद्र सिंह जी के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, कैसे प्रेशराइज किया जाए ताकि वो थोड़ी सी न्यूट्रल होने की भूमिका निभाएं। तो एक संजीवनी मामला जो चल रहा था, उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए किस तरह से उनकी छवि को धूमिल किया जाए, कैसे उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाएं, कैसे उनके परिवार को भी इसमें शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री निवास पर रोजाना लगभग यही षड्यंत्र रचा जाता था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट, उनको किस तरह से डाउन किया जाए, कैसे उनको जनता के सामने उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाए। और वो लगातार करते भी रहे। संजीवनी से जुड़े हुए जितने लोग थे, उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाता था, उनके वीडियो रिकॉर्ड करके सिलसिलेवार उनको चलाया जाता था ताकि ये उनकी जो छवि बनी हुई है और उनके ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाने का मौका उन्हें मिल सके और वो उसका राजनीतिकरण कर सकें। ये उन्होंने पूरा प्रयास किया। एक और प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में चल रहा है, वो है पेपर लीक का मुद्दा। वर्तमान सरकार पेपर लीक के मामले को लेकर बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो प्रयास कर रही है कि जितने लोग उसमें शामिल हैं और उस लीक के दोषी हैं, उनकी तह तक पहुंचा जाए और उन्हें सजा दी जाए। लेकिन आप सभी को याद होगा कि हमने प्रदेश में, हमारी तत्कालीन सरकार ने दीपोत्सव बड़े जोर शोर से मनाया था और ये कहा था कि हमने प्रदेश के नौजवानों के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, जब वो परीक्षा देने जाएंगे तो रास्ते में लोग उन्हें खाना खिलाएंगे, उनके सोने की व्यवस्था करेंगे। बहुत हमने ढोल बजाए और ये आभास कराने का प्रयास किया कि प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए हमेशा खड़ी है और उनके सहयोग के लिए तत्पर है। लेकिन ऐसा कैसा सहयोग कि वो पेपर लीक हो जाए और लीक होने में उनकी पूरी जानकारी हो, उस पूरे सिस्टम की मिलीभगत हो, जो लोग उसके लीक को रोकने के लिए बने हुए हैं।
जिन लोगों के भविष्य की चिंता मुख्यमंत्री ने नहीं की, जिन नौजवानों के भविष्य की चिंता मुख्यमंत्री ने नहीं की, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो आज अपने नौजवान पुत्र के भविष्य के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने जालोर सिरोही में ऐसे कैंपेन किया है जैसे पूरा राजस्थान एक तरफ और जालोर सिरोही का चुनाव एक तरफ। क्या सभी कैंडिडेट्स के लिए समान व्यवहार नहीं होना चाहिए था? वो कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जितने लोगों को सिंबल दिया है, जितने लोगों को प्रत्याशी बनाया है, क्या सभी के लिए उतनी मेहनत नहीं की जानी चाहिए थी? लेकिन उन सबको छोड़कर पूरी तरह से अगर लगे हुए हैं तो जालोर सिरोही के लिए लगे हुए हैं। तो जैसे वो अपने नौजवान पुत्र के भविष्य के लिए चिंतित हैं, इस प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया उस पेपर लीक ने। और कई हफ्तों तक तो ये स्वीकार भी नहीं किया कि ये पेपर लीक हुए हैं। जब ये दबाव बढ़ा, विपक्ष ने भी आवाज उठाई, नौजवान भी पूरी तरह से आक्रोशित हो गए और ये दबाव बढ़ा तो लेवल 2 के पेपर को रद्द किया गया। लेकिन सिर्फ रद्द करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसमें जितने लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी बात की जाती है। एक और छोटी सी क्लिप आप लोगों को सुनवाना चाहता हूं कि किस तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जारोली को जब उसमें इन्वॉल्व पाया गया तो ये कितने पशोपेश में थे सभी लोग कि इनके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जाए, इन्हें बर्खास्त कैसे किया जाए। उस बर्खास्तगी को लेकर बहुत चिंतन मनन हुआ। आखिर में बर्खास्त शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि वो कॉल भी मुझे ही किया था और मुझे कॉल करके ये बात कही गई थी। आप इसे भी एक बार सुनिए ताकि आपको पता लगेगा कि कैसे पेपर लीक में भी इनकी कितनी बड़ी भूमिका रही और कैसे इन्होंने अपने लोगों को बचाते हुए उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और मामले को दबा दिया। शब्द बोला जाएगा अपना आदमी है।
सब कुछ वही है। अपना आदमी है, सब कुछ वही है। आपके सभी सवालों के जवाब मैं एक बार पूरा कर लूं, फिर दूंगा। कि अपना आदमी है, सब कुछ वही है। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर ले, और जो लोग शामिल हैं उनकी जानकारी होने के बावजूद अपना आदमी कहकर बचाएं, तो ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहा जाना चाहिए, ये तो प्रदेश की जनता तय करे। मैं वर्तमान सरकार से ये जरूर आग्रह करूंगा कि वो इस लीक के तह तक जाएं, और आवश्यकता पड़ेगी तो जो सबूत मैं आज अभी मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो सारे सबूत मैं अपने युवाओं के लिए, इस प्रदेश के युवाओं की भलाई के लिए, और उनके साथ जो धोखा हुआ है उस धोखे के लिए मैं ये सारे सबूत, अगर वर्तमान सरकार मुझसे मांगना चाहेगी अपनी किसी भी जांच के लिए, तो मैं उन्हें ये प्रस्तुत कर दूंगा। तो आपने देखा कि किस तरह रीट जैसी परीक्षा की जो पेपर लीक हुए और उसमें जो मिली भगत रही, उसका खुलासा आपने अभी इस ऑडियो में सुना कि तमाम लोग उस मीटिंग में चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे किस रूप में सजा देनी चाहिए, किसे बर्खास्त किया जाना चाहिए, या बर्खास्त करें या नहीं करें, क्योंकि अपना आदमी है, सब कुछ वही है भाई। अगर उसको बर्खास्त कर दिया तो कल को कहीं ऐसा नहीं हो कि वो सीधा हमारा नाम ले दे। हालांकि अगले दिन उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक लोगों की वजह से ये लीक हुआ है। जब बोर्ड अध्यक्ष, तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने अपना स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने यही कहा कि राजनीतिक लोगों की वजह से ये लीक हुआ है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो या तो वो स्पष्ट करें कि वो कौन कौन से राजनीतिक लोग थे। मेरे पास जो सच्चाई थी वो उससे मैंने आप सभी को अवगत करा दिया कि किस तरह ये सभी लोग मिले हुए थे, और जानकारी के बावजूद कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। मेरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया गया, जिसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। आप किसी भी शहर, गांव, ढाणी में चले जाइए, वो लोग कहेंगे कि हमारा उस दिन का जो पेपर रद्द हुआ लीक की वजह से, किसी पार्टिसिपेंट की, किसी जो प्रतिभागी की उम्र पार हो गई, वो दोबारा उसको नहीं दे सकता। तो कौन करेगा उनके भविष्य को सुनिश्चित, और उस खामियाजी को कौन भुगतेगा, इसका तो कहीं ना कहीं कोई निस्तारण होने की आज आवश्यकता है, ताकि प्रदेश की जनता को पता लगे कि किस तरह से दो चेहरे होते हैं, शासन के और शासन के पीछे के। वास्तविकता उन्हीं लोगों को पता होती है जो आसपास रहते हैं, और यही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि धीरे धीरे पूरे प्रदेश भर में लगातार कई और पेपर भी लीक हुए। ये पेपर लीक हमारी तत्कालीन सरकार के गले की फांस बन चुका था। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनावों में किस तरह से राजस्थान के युवाओं ने अपने उस आक्रोश का प्रदर्शन किया, और जो सरकार वापसी कर सकती थी वो 69 और 70 सीटों पर समर्थ की रहे। लेकिन आज भी युवा आक्रोशित है, वो ये चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयास जरूर करेगी। आप सभी को पता है इस बात का कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जिस तरह के खेल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेले, शायद ही कोई राजनेता ऐसा करने का प्रयास करता होगा। अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए सभी को खुली छूट दे दी, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो। खुला खेल खेलो, जिसको जो करना है करो, लेकिन मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए, मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए। उस तत्कालीन समय में
भ्रष्टाचार ने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऐसा भ्रष्टाचार तो शायद ना देखा ना सुना। कोरोना काल सबको याद होगा। उस कोरोना काल में एक तरफ तो जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी और दूसरी तरफ उपकरणों की खरीद फरोख्त के नाम पे जम के भ्रष्टाचार हुआ। ऐसा भ्रष्टाचार अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति हो तो वो ये जरूर समझेगा कि कम से कम ऐसे समय में जब पूरा विश्व उस महामारी से जूझ रहा हो, जहां प्राथमिकता जीवन बचाने की हो, वहां भी सिर्फ अपना फायदा देखने की बात की जा रही थी। उस वक्त ये बड़ी बड़ी खबरें छपी थी ये कि किस तरह से खरीद फरोख्त के नाम पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए गए। एक खनन विभाग का 1000 करोड़ का घोटाला, इसका कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ कि ये घोटाला किसने किया, क्योंकि जिम्मेदार तो सभी शामिल थे, सभी की मिली भगत थी। तो ऐसे कई घोटाले इस प्रदेश में हुए, चाहे वो खनन घोटाला रहा हो, कोरोना काल में उपकरणों की खरीद फरोख्त का घोटाला रहा हो, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि हमने प्रदेश के गांवों में, ग्रामीण अंचल में युवाओं को और बुजुर्गों को एक साथ खेलने के लिए खड़ा कर दिया। अगर ये सरकार उन सभी घोटालों की तह में जाने का प्रयास करे तो पता लगेगा कि पिछली सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों के नाम पर कितने हजारों करोड़ों का घोटाला किया। और जब सरकार अपने आखिरी सांसें ले रही थी, यानी आखिरी चरण में थी, तब मोबाइल बांटने को लेकर इस प्रदेश की महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल देने की बात कही गई। लगभग 7,400 करोड़ 7,400 करोड़ की बात थी। इतने पैसे खर्च होंगे जिसके लिए सारी तैयारियां हो गई, लेकिन प्रदेश की कितनी चुनिंदा महिलाओं को मोबाइल मिले हम सब जानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला मोबाइल कांड के नाम से अगर कोई तह तक जाएगा तो पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को पता लगेगा कि पिछली सरकार ने किस तरह घोटालों की अति कर दी थी। तो ये तमाम चीजें जो उस दरमियान हुई, उनका मैंने आपको सिलसिलेवार इस पत्र के माध्यम से और इस पेपर के माध्यम से बताने का प्रयास किया। आप सब इस बात को जानते होंगे कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पिछले 40 वर्ष से ये सोच के बैठे हैं कि मैं ही कांग्रेस हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ना ही वो आगे बढ़ना चाहिए। उनकी ये हठ धर्मिता यही सबसे बड़ा कारण रही कि हम पिछले विधानसभा चुनावों में अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। उन्होंने आला कमान तक को धोखा दिया, जो आला कमान उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार थे। 25 सितंबर 2022 की घटना सभी को पता होगी कि आला कमान के दूत के रूप में श्रीमान खड़गे जी और अजय माकन जी इस प्रदेश में आए और वो जो भी एजेंडा लेकर आए थे, उस एजेंडे को सोची समझी रणनीति के तहत प्रायोजित रूप से पूरा नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री जी दोपहर को जैसलमेर चले गए, तन्नोट माता के दर्शन किए। दर्शन करने के थोड़ी देर बाद मुझे फोन किया और मुझे कहा कि मीडिया में ये खबर चलवाओ कि ये जितने विधायक धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन सबकी एक ही मांग है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। मुझसे वो खबर चलवाई
कि और कोई मांग नहीं है इनकी। ये सारे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम जितने भी लोग हैं जिन्होंने होटलों में रातें बिताई, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना दो। तो सीधे तौर पर आला कमान की अवमानना की, उन्हें धोखे में रखा, उनको पूरी तरह से अंधेरे में रखते हुए सारे काम किए और उनकी इच्छा को, यानी ये हमेशा ये कहने का प्रयास करते हैं कि आला कमान जो कहेगा मैं तो उसी की पालना करूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आला कमान की मंशा शायद कुछ और थी उस दिन, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। और इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी आला कमान को अंधेरे में रखा और ये उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं प्रदेश में सरकार की वापसी करवा के रहूंगा। चाहे टिकट देने की बात हो या किसको कहाँ किस तरह से उपयोग में लेना है उसकी बात हो, उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाते हुए वो सभी तमाम टिकट्स को रिपीट किया जिनके बारे में चाहे स्वतंत्र एजेंसीज रही हों या हमारे फीडबैक रहे हों या AICC ने जो सर्वे करवाया हो वो रहा हो। सभी ने ये कहा कि लगभग 25 से 30 टिकट मिनिमम बदल देने चाहिए, अन्यथा ये सभी चुनाव हारेंगे। लेकिन वो नहीं माने। मुझे लगता है कि वो शायद किसी को ऑब्लाइज करना चाह रहे थे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजनीति का पहला धर्म सत्ता हासिल करना होता है और उस पहले धर्म को नहीं निभाते हुए सिर्फ अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की सोच रखने की वजह से हम अपनी सरकार की वापसी नहीं कर पाते। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपने मन में ये सपने लिए बैठे थे कि इस बार कामों की वजह से, इस बार माहौल की वजह से हम अपनी वापसी करवाएंगे, वो वापसी नहीं हो पाई। और इसका खामियाजा किसे उठाना पड़ता है? कांग्रेस के कार्यकर्ता को, जो सक्रिय रूप से कार्यकर्ता है उसे ही उठाना पड़ता है। जो मंत्री रह लिए वो रह लिए, जो मुख्यमंत्री रहे वो मुख्यमंत्री रह लिए। एक वर्कर जो लगातार काम करता रहता है उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। लेकिन चूंकि हम तो यहाँ कांग्रेस को अपनी जेब में लिए चलते हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि कोई जाए तो उसे जाने दिया जाए। जितने लोग कांग्रेस छोड़ के गए, सबको ये पता है कि सबने एक व्यक्ति का नाम अपने उस स्टेटमेंट में जरूर दिया। वो व्यक्ति थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, हमें सुना नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई, इसलिए हम मजबूर हैं कि हम अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। कोई यूं ही कुनबा नहीं बदलता। जिस पार्टी में 20-20, 25-25 वर्ष जिसे काम करते हुए हो जाएं, जो जिस पार्टी से 3-3, 4-4 बार मंत्री रह ले, वो यूं ही नहीं अपना परिवार और अपनी पार्टी बदलता। लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया कि उनसे बातचीत की जाए, पता लगने के बावजूद कि इस तरीके से वो पार्टी से नाराज हैं या उनकी किसी बात से नाराज हैं, तो अभी किसी ने प्रयास नहीं किया। उल्टे ये कहते जरूर सुना कि कोई जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आज अगर यहाँ 20 लोगों की भीड़ है और इसमें से एक एक व्यक्ति जाना शुरू करे और हम उसे रोकेंगे नहीं, तो ये 20 के 20 बाहर चले जाएंगे और यहाँ कोई नहीं बचेगा सिर्फ मेरे अलावा। तो ऐसे में कहाँ इस पार्टी का आगे भविष्य सुनिश्चित होगा? कौन करेगा इस पार्टी के भविष्य की आगे की तैयारी? इसलिए अब ज़रूरी हो गया कि नौजवानों को आगे लाया जाए, पूरी तरह से उनका साथ दिया जाए। अन्यथा यही ढर्रा चलता रहा तो इस प्रदेश में कांग्रेस कभी अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी, मुझे उसकी उम्मीद बहुत कम नज़र आती है। तो ये तमाम बातें आज आप सभी के समक्ष मैंने रखी और अभी मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। अब जो भी कोई भी किसी भी तरह का सवाल मुझसे करना चाहे, अपने अपने प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। लोकेश जी, आपको क्या कोई शंका थी तो आपने सारे सबूत अपने पास रखे थे? आप अब तक शांत रहे, थोड़ा गुड़ तो आपकी कोनी पे भी लगा हुआ, या 7,400 करोड़ या कोई दूसरा अमाउंट जो भी आप कह रहे हैं, उसमें से कुछ भी उम्मीद नहीं रही इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, इस बात की जानकारी तो मैंने शुरुआत में ही दे दी कि आज मैं मजबूत क्यों हुआ। बहुत से लोग हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ लोगों के। लोग कहते हैं कि मलाई खाने के बाद
सत्ता का सुख लेने के बाद आज आप बोल रहे हो। जैसे मैंने 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद एक बात कही, बहुत से लोगों ने उस वक्त भी ये सवाल उठाया कि आप आज क्यों कह रहे हो, आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा। तो इसका जवाब मैंने पहले भी दिया, आज फिर से देना चाहता हूँ कि मैं तब तक एक जिम्मेदार पद पर उनकी तरफ से बिठाया हुआ या उनकी तरफ से नॉमिनेट किया हुआ एक व्यक्ति था, और अपनी जिम्मेदारियों के तहत मैं ये तमाम बातें उस पद पे रहते हुए नहीं कर सकता था। दूसरी, अगर उस वक्त मैं ये बातें सारी करता जो मैंने परिणाम आने के बाद की, तो पूरी कांग्रेस ये कहती कि इन परिणामों के लिए जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने प्रदेश में माहौल खराब कर दिया। जबकि मैंने तो परिणाम आने के बाद उस सच्चाई से प्रदेश की जनता को अवगत कराया कि कहां कहां कमियां रही, कहां खामियां रही, क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से हम चुनाव में अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। जबकि एकमात्र प्रदेश था राजस्थान जहां सरकार की वापसी की 100% उम्मीद थी, लेकिन हम वापसी नहीं करवा पाए। तो ये कहना कि आज आप क्यों कह रहे हो, अरे भाई मैं मेरी पार्टी के बारे में भी तो सोचूंगा। अगर मैंने चलते चुनाव के बीच में कदम उठाया होता और परिणाम यही आता, परिणाम तो यही सुनिश्चित था जो आया, तो सारा का सारा ठीकरा मेरे माथे फूटता कि लोकेश शर्मा आपने ये सच्चाई जनता के सामने रखी, इसलिए प्रदेश का माहौल खराब हो गया। तो फिर मैं किसे जवाब देता। आज कम से कम ये तो कह सकता हूं कि परिणाम आने के बाद मैंने सच्चाई से प्रदेश की जनता को और आम जन को अवगत कराया, और उस प्रत्येक कांग्रेसी को अवगत कराया कि हमारी चूक कहां हुई और हम उस चूक को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या आज तक भी किसी ने उस हार की जिम्मेदारी ली? हम तो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ गया। हम इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि हम 21 आए थे, अब हम 70 आ गए हैं, लेकिन हम अपनी सरकार की वापसी तो नहीं करवा पाए ना, जो हम ये दावा कर रहे थे कि हर हाल में हमारी सरकार की वापसी होगी। इसी तरीके से आज अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आपने आज ये खुलासे क्यों किए, इसका सीधा सा जवाब है कि अब मैं पूरी तरह से परेशान हो गया। मेरी 7 या 8 मई को फिर से पेशी है दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में हर 2-3 महीने में मेरी पेशी होती है, और इसी मुकदमे में, जो मुकदमा गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मार्च 2021 में मेरे ऊपर करवाया, तो मैं कब तक इन पेशियों पे जाता रहूंगा। सरकारी गवाह मैंने तो सारे गवाह आप सबके माध्यम से बिल्कुल ओपन में छोड़ दिए, और अब मुझसे कोई पूछना चाहेगा तो उन सबको ये सबूत दूंगा मैं कि कौन कौन शामिल था। किस चीज को छुपाना? तो आज आपने पेश कर रही है। नहीं, मैंने छुपाया कहाँ, मैंने अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। भाई अगर मैं किसी के अंडर में कोई काम कर रहा हूँ, मैं उनका ओएसडी हूँ, तब तो मुझे उनकी उस निर्देशों का पालन करना पड़ेगा ना। आप अपने अधिकारी का तो पालना करेंगे ही, जो भी आपके होगा। अब आपने खुलासा कर दिया, अब अगली पेशी आप मई में बता रहे हैं। हाँ, तो ये सारे साक्ष्य हाई कोर्ट में देंगे आप? अगर जांच एजेंसी मुझसे इन सबूतों को मांगेगी तो ये लैपटॉप, ये पेन ड्राइव और जो भी मेरे पास सबूत हैं, वो तमाम एजेंसीज को मैं उनके सहयोग के लिए हैंड ओवर कर दूंगा। एक एक करके वो डिमांड है ना, 2 ऑडियो आपने जो सुनाए हैं, क्या ये क्राइम ब्रांच को आपने दिए हैं? मीडिया के लिए रख रखे थे आपने, पहले इनको सुनाएंगे? नहीं, ये मैंने आज आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं खुलासे के रूप में। अगर क्राइम ब्रांच मुझसे मांगेगी तो जरूर उनको भी मैं प्रस्तुत करूंगा। ये अभी तो खत्म हो गया, या आगे भी अभी और कुछ बाकी है? वीडियो आना, ऑडियो आना, या किसी नेता के नाम आना बाकी? आप अशोक गहलोत पर आरोप लगा रहे हैं, उनके अलावा भी कोई नेता, गोविंद सिंह डोटासरा या और भी कोई मंत्री पर भी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं तो ओएसडी अशोक गहलोत जी का ही था, मैंने बाकी मंत्रियों के साथ या बाकी और लोगों के साथ तो काम किया नहीं। मैंने जो कुछ भी वहां देखा, जो घटनाएं मेरे सामने हुई, जिनमें मैं सीधे तौर पर साक्षी हूं, जो सबूत मेरे पास उपलब्ध हैं, मैं उन्हीं को लेके बात करूंगा, और उन्हीं से संबंधित किसी भी जांच एजेंसी को मुझसे कहीं सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं उसे प्रदान करूंगा। लेकिन सीधे तौर पर जो भी एक माहौल बनाया गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि को खराब करने के लिए, चाहे वो संजीवनी का मामला रहा हो या फोन टेपिंग का मामला रहा हो, जिस तरह से उनको उसमें घसीटने का प्रयास किया, और बार बार ये प्रयत्न किया गया
कि कैसे उनकी छवि को खराब किया जाए, क्योंकि उनके लिए लग रहा था कि सबसे बड़े दुश्मन वही हैं और सचिन पायलट जी हैं। तो वो जो काम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए काम कर रहे थे और उसमें वो पूरी तरह से सफल हुए। आज मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश में और इस देश में कांग्रेस के तमाम केंद्रीय नेताओं को, कांग्रेस की पार्टी को, कांग्रेस के हमारे जो कर्णधार हैं, उन्हें ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस व्यक्ति को 3-3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उस व्यक्ति ने कांग्रेस को वापस क्या दिया। आज आप में से किसी को भी पार्टी, अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी आपके ऊपर भरोसा करती है तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। पार्टी ने वही किया, आपके ऊपर भरोसा करके आपको एक बार मुख्यमंत्री बनाया। वो पार्टी का काम था कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आपने वापस क्या दिया, ये तब पूरी तरह से कामयाब होता जब आप अपने स्वयं के रहते सरकार की वापसी करवा पाते। वो तीनों बार में 98, 2013 और 2023 तीनों बार आपको मुख्यमंत्री बनाया और आप तीनों बार कांग्रेस को वापस कुछ नहीं लौटा पाए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जो कांग्रेस पार्टी आपको इस देश का AICC का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही थी, आपने उस पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया, उसको आपने कभी कुछ देने का सोचा ही नहीं। और देखिए, खुलासे तो समय समय पे होते ही रहते हैं। आज के मुख्य एपिसोड के खुलासे यही थे। एक बड़ा सवाल है, 2 दिन बाद वोटिंग होनी है जोधपुर और जालौर में। 2 दिन पहले आपका एक खुलासा, इसके पीछे कोई बड़ी नहीं, इसकी वजह कोई विशेष नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगली मई में मेरी डेट है और मैं इस बोझ को लेके और नहीं चल सकता था। जिस तरह का प्रताड़ना और जिस तरह का टॉर्चर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं उसे लेकर आगे नहीं बढ़ सकता था। मेरे परिवारजन इस बात को लेकर लगातार रोजाना चिंतित रहते हैं कि अब कल क्या होगा। उस कल के लिए अगर कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था तो मैंने भी अपना आज वो बोझ पूरा उतार के साइड में रख दिया कि अब इसका मालिक कोई नहीं है। कहते हैं ना कि जिस वस्तु का मालिक उसे त्याग दे और दूसरा इस वजह से लेके चल रहा हो कि मुझे तो इसने भरोसे में दिया हो, वो कब तक लेके उसे घसीटता रहेगा। तो आज हमने भी उस वस्तु को पूरी तरह से आम जनता के सामने रख दिया कि ये जिनकी थी उन्हीं को अर्पण, मेरा उसमें कुछ नहीं है लेना देना। ऐसे क्या डिफरेंसेस आ गए अशोक गहलोत से आपके, तो आज आप खुलासा करने के लिए आपने पूरी मीडिया को बुलाया और चुनाव से पहले जैसे करने की जरूरत, ऐसे क्या डिफरेंसेस आ गए? मेरे कोई डिफरेंसेस नहीं है, वो पहले भी आदरणीय थे, आज भी हैं और हमेशा आदरणीय। लेकिन वास्तविकता जो है उस वास्तविकता को, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, हर व्यक्ति का ये सवाल था कि आपके पास ये ऑडियो क्लिप्स आई कहां से, क्योंकि कोई भी इस बात को नहीं पचा पा रहा था। जो भी मैं आज तक स्टेटमेंट दे रहा था कि मुझे सोशल मीडिया से मिली, तो ये आज सबके सामने उस सवाल का मैंने अंत किया, जो सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता था कि ये ऑडियो क्लिप्स आपको कहां से मिली। पुलिस अधिकारियों की भूमिका थी, क्योंकि कई सारे नाम भी सामने आए थे। बिल्कुल भाई, क्योंकि फोन टेप करने खुद मुख्यमंत्री तो गए नहीं। जिस सिस्टम का उपयोग लिया वो सरकारी सिस्टम ही तो था। किसी भी इंटरसेप्शन के लिए गृह विभाग जिम्मेदार होता है। खुद मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग था। अब चाहे उस वक्त के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी की भूमिका रही हो, DG की भूमिका रही हो, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM की भूमिका रही हो, ये तमाम भूमिकाएं इन सभी चीजों में कमोबेश रही हैं। पेपर लीक की जानकारी भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM को थी और उस दिन जैसा कि मैंने आपको उसमें सुनवाया, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे, जो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। आपको अगर अशोक गहलोत सपोर्ट करते रहते तो आप खुलासे नहीं करते, देखिए, और अगर आपने सपोर्ट जो खुलासे कर दिए तो जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? मेरी बात मैं यहाँ आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज तक मैं कर ही रहा था ना, पिछले 3 वर्ष से उस सब चीज को मैं बर्दाश्त कर ही रहा था ना, क्योंकि मुझे पूरी तरह से उनका सहयोग था। और जो मुझे शब्द बोले जाते थे कि आप चिंता मत करो, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एकदम से आप पलट जाओ, आप पूरी तरह से किनारा कर लो, आप उसके बारे में बातचीत करना ही बंद कर दो, आपको ये आभास ही नहीं हो कि वो केस भी चल रहा है,
कभी बुला के ये तक नहीं पूछा जाए कि भाई आपके उस केस में क्या हो रहा है, हमें कहाँ किस तरह से खड़े होना है, किसकी मदद की आवश्यकता है, आप चिंता मत करो। अरे किसी व्यक्ति के लिए कोई भी आदमी जो उसका समर्थक है, उसका फॉलोअर है या उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसके भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन बराबर की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी होती है कि वो अपने उस व्यक्ति के लिए जिसको उसने उपयोग में लिया है, उसके लिए कम से कम ढाल बन के खड़ा तो रहे। तो आज जब मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया तो मैं विचलित हो गया इस बात से कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या हो सकता है, मुझे इसका कुछ नहीं पता। कैसे मैं और परेशान होऊंगा, क्योंकि सरकारों का कोई भरोसा नहीं है। कौन किस दुर्भावना से किस तरह का एक्ट करेगा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरा परिवार किस तरह से प्रताड़ित होगा, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज ये कहने के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जांच एजेंसियां जब भी मुझसे इस पूरी जांच के सहयोग में इन सबूतों को मांगेगी, मैं जैसे मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किए हैं, ये सारे सबूत उनको भी मैं प्रस्तुत करूंगा। जांच में ठहरेंगे क्या सबूत? क्योंकि इसके दो कारण हैं। हमारे गहलोत जी फेस टाइम के अलावा दूसरी चीज पर बात नहीं करते थे, व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि उनकी आवाज की मिमिक्री करना बहुत आसान है, पाली का एक लड़का करता है उनकी आवाज की मिमिक्री। लोकेश जी ये सारे आप मिमिक्री वाले को बुलवा दें कि जिसने मिमिक्री की हो वो खुद कह देगा भाई मैंने मिमिक्री की है। जो मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस मीटिंग में ये लोग हैं, उस मिमिक्री वाले को पता है क्या वहाँ एसओजी के एडीजी बैठे हैं, वहाँ कुलदीप राका बैठे हैं, वहाँ वीडी कल्ला बैठे हैं, वहाँ ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी बचकानी बातों के लिए मुझे लगता है कि किसी को कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर लोकेश शर्मा बोल रहा है तो बिना तथ्यों के और बिना सबूतों के बात नहीं करता। ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि मैंने किसी के ऊपर भी, देखिए जब तक कांग्रेस की सरकार थी, हमारी पार्टी और हमारी सरकार के ऊपर जितने भी गलत तथ्यों को साथ लेकर कोई आक्रमण किया जाता था या कोई आरोप लगाए जाते थे, मैं उनका जवाब देता था। हर तरह से सही जानकारी के साथ मैं उनका जवाब देता था। तो मेरे लिए ये कहना कि ये झूठ है, तो जो व्यक्ति ये कहेगा मैं उसको सबूत दूंगा ना कि ये कहां से आया और कैसे आया। तो इसलिए ये सोचना कि ये कोई मिमिक्री आर्टिस्ट की आवाजें हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियादी चीज है। ये चैलेंज इसलिए नहीं हो सकता ना कि जो व्यक्ति जिसके साथ जुड़ के 5 साल से काम कर रहा है उसको मिमिक्री वाले के आर्टिस्ट की आवश्यकता नहीं है। भाजपा में जाने की खबरें आ रही हैं, सालों से आपने ये सबूत इकट्ठे करके रखे, आपको कोई भाजपा में जाने की खबरें आ रही हैं, सच है? वो बेबुनियाद हैं। मैंने पहले भी हमारे किसी पत्रकार साथी को ये जवाब दिया कि विनय सहस्त्रबुद्धे जी मेरे पुराने परिचित हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्हीं के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला। लेकिन उन दोनों मुलाकातों में कहीं पार्टी को बदलने की या पार्टी ज्वाइन करने की मैंने कोई बात नहीं की। वो विषय अलग थे। इकट्ठे करके रखे, आपको क्या पहले से संशय था? देखिए हर व्यक्ति जो